एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में प्रेरणा अपनी माँ सुगंधा और अपनी बहन रूपाली के साथ रहा करती थी। प्रेरणा का स्वभाव बहुत ही कोमल था। वो हर किसी से प्यार से बात करती थी, इसलिए चाहे घर हो या स्कूल, हर कोई प्रेरणा से प्यार करता था। परंतु प्रेरणा की बहन होने के बावजूद भी रूपाली प्रेरणा से बिल्कुल विपरीत थी। परंतु इसके बावजूद भी प्रेरणा रूपाली को बहुत प्यार करती थी। रूपाली अपना सारा होमवर्क और असाइनमेंट प्रेरणा को ही लाकर दे देती थी और प्रेरणा बड़ी बहन होने के फर्ज के नाते बिना कुछ कहे रूपाली का सारा काम कर देती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन जब दोनों बहनें घर लौटती है तो देखती है कि उनकी माँ की तबीयत काफी खराब है। प्रेरणा अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, क्या हो गया माँ, आपका चेहरा ऐसे पीला क्यों पड़ा हुआ है? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं बेटा, सुबह एकदम से चक्कर आ गए और तभी से बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। माँ चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ प्लीज मेरी बात को मत टालिए। ऐसे ही एक बीमारी के कारण मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। दीदी ठीक कह रही है, माँ हॉस्पिटल चली जाओ। इसके बाद प्रेरणा अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर प्रेरणा की माँ के कई टेस्ट करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर प्रेरणा के पास आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, अब इनका बचना मुश्किल है, ये लास्ट स्टेज पर है। हाँ, कुछ दिन हम इन्हें मशीन पर जिंदा रख सकते हैं, पर उससे ज्यादा हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो मानो प्रेरणा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे, परंतु वो हिम्मत करती है और रूपाली को भी हॉस्पिटल बुला लेती है। वैसे तो रूपाली के अंदर किसी दूसरे के लिए ममता और आदर नहीं था, परंतु अपनी माँ के बारे में जब वो ये खबर सुनती है तो उसे भी धक्का लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुगंधा जब हॉस्पिटल में होती है तो उसकी सांसें उखड़ने लगती है, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो बेटा, मैं जानती हूँ अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं देर नहीं करना चाहती। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। माँ इस समय आपको आराम करने की जरूरत है। जो कुछ होगा आप हमें बाद में बता दीजिएगा, पर अभी आप बात मत कीजिए और आराम कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दो। कहो माँ। मैं जानती हूँ अभी मैं जो भी कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी होगी, पर मैं जो भी कहूँगी वो सब सच है। तुम दोनों मेरी सगी बेटियाँ नहीं हो, बल्कि तुम दोनों तो एक जादूगरनी की बेटियाँ हो। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये लगभग 12 साल पहले की बात है। जब मैं एक जंगल से गुजर रही थी तब मैंने किसी के करहाने की आवाज सुनी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक जादूगरनी बहुत ही घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी है और उसके बगल में 2 नवजात शिशु रो रहे हैं। तो क्या वो नवजात शिशु हम हैं? हाँ, वो तुम दोनों ही हो। जब मैं उस जादूगरनी के पास गई तो उसने मुझे बताया कि एक चुड़ैल के हमले की वजह से उसकी ये हालत हो गई है और वो चुड़ैल तुम दोनों को भी मारना चाहती थी। इसलिए उस जादूगरनी ने मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी दी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब थी और मैं तुम दोनों को पाल नहीं सकती थी। इसलिए उस जादूगरनी ने मुझे ढेर सारी धन दौलत भी दी ताकि मैं तुम दोनों का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। और उसके बाद उसने मुझे एक राज भी बताया और कहा कि ये राज मैं तुम्हें सही समय आने पर बताऊं। कौन सा राज माँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए आसमान में एक जादुई फ्रॉक घर बनाया है। वहाँ पर सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है और तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम बड़े होने के बाद उसी घर में साथ मिलकर रहो। पर हम आसमान में जाएंगे कैसे? हमें तो ना कोई जादू आता है, ना ही हमारे पास कोई शक्ति है। उसी के लिए तुम्हारी माँ ने मेरे पास एक जादुई कालीन छोड़ा था। वो कालीन स्टोर रूम के ब्लैक कलर के बॉक्स में रखा है।
मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और एक साथ हंसी खुशी रहना। ऐसा कहकर सुगंधा अपने प्राण त्याग देती है। प्रेरणा अपनी माँ के आगे फूट फूट कर रोती है, परंतु जब रूपाली को पता चलता है कि सुगंधा उसकी माँ नहीं थी और उसने बस उसे पैसों के लिए पाला था, तो वो बिना अफसोस किए वहाँ से निकल जाती है और सीधा घर पहुँच जाती है। इतने दिनों से मैं उनसे प्यार करती रही, उनकी परवाह करती रही, पर वो तो मेरी माँ थी ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब मेरी असली माँ का घर मुझे मिल जाएगा, पर मुझे जल्दी करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि उस आलीशान घर में मेरे साथ वो बेवकूफ प्रेरणा भी रहे और मैं दीदी दीदी करके उसके आगे पीछे घूमूं। मैं उस घर में अकेले रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रूपाली स्टोर रूम में जाती है और वो ब्लैक कलर का बॉक्स ढूंढ लेती है और उस बॉक्स में से जादुई कालीन निकाल लेती है और आसमान की तरफ बढ़ जाती है। वो कालीन पर उड़ी रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़ी परी दिखाई देती है। वो बूढ़ी परी जब रूपाली को देखती है तो वो उसे रोक कर कहती है, बेटा कृपया करके मेरी मदद करो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी देर से आसमान में उड़कर मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। कृपया करके अपने कालीन की मदद से मुझे मेरे घर पहुँचा दो। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुमसे ज्यादा जरूरी काम है जो मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ऐसा कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। आगे जाते हुए रूपाली को 2 कौवा दिखाई देते हैं जो बहुत ही घायल हालत में होते हैं। हे मनुष्य, कृपया करके हमारी मदद करो। हम बहुत ही घायल हो चुके हैं। हमें हमारे बच्चों के पास जाना है। पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी। आज हर भिखारी मेरे ही पल्ले पड़ रहा है। मेरे पास तुम्हारे साथ समय व्यक्त करने के अलावा भी बहुत काम है। ऐसा कहकर रूपाली जाने ही वाली होती है, तभी एक कौवा कहता है, कृपया करके हमारी मदद करो। हमारे पास अपार धन दौलत है, वो सब हम तुम्हें दे देंगे। हमारे लिए हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। धन दौलत का नाम सुनकर रूपाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके मन में लालच जाग जाता है। ठीक है, आ जाओ मेरे कालीन पर। जैसे ही वे दोनों कौवा कालीन पर चढ़ते हैं, वो दोनों चुड़ैल में बदल जाते हैं। जब हमने तुझसे मदद मांगी तो तूने मना कर दिया, परंतु जब हमने तुझे पैसों का लालच दिया तो तू मान गई। अरे हम तो चुड़ैल हैं जो तेरा खून पीना चाहती थी, परंतु तेरी बिना इजाजत के हम इस कालीन पर नहीं चढ़ सकती थी। पर अब तू हमारे चंगुल से नहीं बच पाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल रूपाली की जादूगरनी माँ के बनाए हुए जादुई फ्रॉक घर के साथ में ही बने एक मायावी जादुई फ्रॉक घर में रूपाली को ले जाती है और उसे वहाँ बेहोश कर देती है। यहाँ प्रेरणा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर पहुँचती है और उसे रूपाली कहीं नहीं मिलती। आखिर रूपाली गई तो कहाँ गई? ना ही वो माँ के अंतिम संस्कार में आई, ना ही घर पर है। आखिर ये लड़की चली कहाँ गई? इसके बाद प्रेरणा स्टोर रूम में जाती है और उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढती है। जैसे ही वो उस ब्लैक बॉक्स को देखती है तो उसके अंदर कोई कालीन नहीं होता। लगता है रूपाली अकेले ही उस कालीन पर बैठकर जादुई फ्रॉक घर को ढूंढने चली गई। मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। आखिर मैं कैसे पता लगाऊं? प्रेरणा चिंता में होती है कि तभी उसे उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक नक्शा दिखाई देता है। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चलता है कि वो नक्शा उसकी जादूगरनी माँ के घर का है। प्रेरणा उस नक्शे को फॉलो करके अपनी जादूगरनी माँ के घर पहुँच जाती है और वहाँ पर खूब खोजने के बाद उसे धूल मिट्टी में सना एक कालीन दिखाई देता है। जैसे ही वो कालीन को खोलती है तो वो कालीन हवा में उड़ने लगता है। अब मैं इसकी मदद से रूपाली के पास पहुँच सकती हूँ। इसके बाद प्रेरणा उस कालीन पर बैठ जाती है और आसमान की तरफ बढ़ जाती है। प्रेरणा को भी वहाँ पर वही बूढ़ी परी दिखाई देती है। कृपया करके मेरी मदद करो बेटा, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। ठीक है, आप मेरे कालीन पर बैठ जाइए। इसके बाद प्रेरणा उस बूढ़ी परी को उसके घर तक पहुंचा देती है। बूढ़ी परी जब प्रेरणा के चेहरे की तरफ देखती है तो वो प्रेरणा से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ चिंता में लग रही हो? वो बात ये है कि मैं यहाँ आसमान में जादुई फ्रॉक का घर ढूंढने आई हूँ और कुछ दिनों पहले मेरी बहन भी उसी जादुई फ्रॉक के घर को ढूंढने आई थी, परंतु अब वो कहीं मिल नहीं रही है। हाँ
तुम्हारी जैसी दिखने वाली मैंने एक लड़की को कुछ दिनों पहले यहाँ देखा था। वो लड़की बहुत ही दुष्ट थी, उसने मेरी मदद नहीं की। और हाँ, मेरी सहेली ने वैसी ही एक लड़की को चुड़ैलों के द्वारा बंदी बने देखा था, और वो चुड़ैलें मायावी फ्रॉक के घर में रहती हैं, जो तुम्हारी माँ के बनाए हुए फ्रॉक के घर के बगल में ही है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उस परी का बेटा प्रेरणा को उस जादुई फ्रॉक के घर तक पहुंचा देता है। जैसे ही प्रेरणा वहां पहुंचती है तो उसे 2 जादुई फ्रॉक के घर दिखाई देते हैं। यहाँ तो 2 जादुई फ्रॉक के घर हैं। अब मैं पता कैसे लगाऊं कि कौन सा असली है और कौन सा मायावी? तभी उस एक जादुई फ्रॉक के घर में से आवाज आती है, मेरे घर के अंदर प्रवेश करो। मेरे घर के अंदर अपार धन दौलत सोना चांदी है। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं प्रेरणा, तुम मेरे घर के अंदर प्रवेश करो। मेरे घर के अंदर ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया करके उनकी मदद करो। माँ ने बताया था कि मेरी जादूगरनी माँ बहुत ही अच्छी थी और वो लोगों की मदद करती थी। मुझे भी लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर प्रेरणा दूसरे जादुई फ्रॉक के घर में चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ ढेर सारी धन दौलत दिखती है। ये देखकर प्रेरणा थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी उस जादुई फ्रॉक के घर में से आवाज आती है, मुझे विश्वास हो गया, तुम हमारी प्रिय जादूगरनी की ही बेटी हो। तुम भी उनकी ही तरह नेक दिल की हो। जैसे वो दूसरों की मदद करती थी, वैसे ही तुम्हारा दिल भी दूसरों की मदद करने के लिए धड़कता है। पर तुम थोड़ी चिंतित लग रही हो, क्या बात है? प्रेरणा उस जादुई फ्रॉक के घर को सारी कहानी बताती है। तुम चिंता मत करो, वो चुड़ैल साथ वाले घर में ही रहती है और वो तुम्हारी बहन को भी वहीं ले गई होगी। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ जैसी शक्तियाँ डाल देती हूँ। इसके बाद तुम वहाँ जाकर उन चुड़ैलों का खात्मा करके अपनी बहन को यहाँ ला सकती हो। इसके बाद जादुई फ्रॉक का घर प्रेरणा के अंदर जादुई शक्तियाँ डाल देती है। जिसके बाद प्रेरणा उस मायावी फ्रॉक घर में जाती है जहाँ वो अपनी बहन को बेहोश पाती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं बहन, हमारा नाश्ता बनने आई है। मैं यहाँ तुम दोनों का खात्मा करने आई हूँ। तुम दोनों ने बहुत लोगों को परेशान किया है और बहुत लोगों की हत्या की है। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। इसके बाद उन दोनों चुड़ैलों और प्रेरणा के बीच घमासान युद्ध होता है, परंतु अंत में विजय प्रेरणा की ही होती है। उन दोनों चुड़ैलों का खात्मा करने के बाद प्रेरणा रूपाली को होश में लाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद रूपाली को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरे लालच ने ही मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और आपकी तरह एक नेक दिल बनने की राह पर लग जाऊंगी। ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। इसके बाद वो दोनों बहनें आसमान में बने उस जादुई फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रहने लग जाती है। मोहन अपनी पत्नी के साथ रामविलास नाम के एक गांव में रहा करता था। मोहन की 8 साल की एक नैना नाम की बहुत प्यारी सी बेटी भी थी, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कुछ महीनों से मोहन बहुत ही चिंता में डूबा रहता था और उसका कारण था मोहन की पत्नी का खराब स्वास्थ्य। मोहन की पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज बड़े बड़े अस्पताल में जाकर भी नहीं हो पा रहा था। मोहन अक्सर इसी चिंता में घिरा रहता था कि उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। मोहन की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो अपनी बेटी नैना को संभालने लगता है। नैना अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी। इसलिए मोहन दूसरी शादी करने की ठान लेता है ताकि नैना को अपनी माँ का प्यार मिलता रहे। और फिर कुछ ही दिनों बाद मोहन की शादी विमला नाम की एक औरत से हो जाती है, जिसकी खुद की एक त्रिशा नाम की बेटी थी, जिसकी उम्र नैना जितनी ही थी। शुरुआत में तो विमला नैना को अपनी बेटी त्रिशा जितना ही प्यार दुलार करती है,
लेकिन कहते हैं ना, अपना अपना होता है और पराया पराया। और यहाँ पर भी यही हुआ। धीरे धीरे समय के साथ साथ विमला का बर्ताव नैना के प्रति बुरा होता गया, लेकिन नैना को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने नैना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। एक सड़क दुर्घटना के कारण उसके पिता यानी मोहन की मृत्यु हो जाती है। नैना के पास कहने को तो उसकी माँ थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी थी। मोहन की मृत्यु के बाद विमला नैना से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि मोहन की मृत्यु नैना की मनहूसियत के कारण ही हुई है। एक दिन, नैना की बच्ची, कब से देख रही हूँ, आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जा जल्दी से जा और मेरे लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आ। और हाँ, आलू के पकोड़े जरूर बनाना, वो त्रिशा को बहुत पसंद है। ठीक है माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। नैना कभी भी अपनी माँ की बात को नहीं टालती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी भी बात के लिए मना करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद नैना चाय और पकोड़े बनाकर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को दे देती है। विमला नैना के हाथ से पकोड़े लेकर त्रिशा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले खा ले मेरी बच्ची, ये तेरे फेवरेट पकोड़े हैं। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? वैसे भी मैं कब से देख रही हूँ, तू न ढंग से खाती है न पीती है। कितनी दुबली पतली होती जा रही है मेरी बच्ची। विमला और त्रिशा के बीच का प्यार देखकर नैना की आंखें आंसू से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत याद आती है और तुम्हारे जाने के बाद पापा भी चले गए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे भी त्रिशा जैसा प्यार और परवाह चाहिए। ऐसे ही अक्सर जब भी विमला त्रिशा को प्यार करती और नैना को धुतकारती, तब अक्सर ही नैना को अपने माता पिता की याद आ जाती थी। लेकिन नैना के पास ऐसा कोई कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सके। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ साथ नैना इन सब चीजों की आदत डाल लेती है। एक दिन, अरे नैना, इधर आ, जल्दी से जाकर 2 प्लेट मोमोज और जलेबी लेकर आ। क्या हुआ माँ, कोई आने वाला है क्या? तू सवाल बहुत करती है, कभी कोई काम मुंह बंद करके भी कर लिया कर। अरे आज त्रिशा का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है और उसने कहा कि उसे समोसे और जलेबी खाने हैं, इसलिए मंगा रही हूँ। अब मुंह बंद करके जल्दी से जा और जल्दी से लेकर आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। नैना रास्ते में मन ही मन खुद से बातें करने लगती है। विमला माँ त्रिशा से कितना प्यार करती है, काश वो मुझसे भी इतना ही प्यार करती। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं जानती हूँ हर बार की तरह इस बार भी किसी को याद नहीं होगा और इस बार भी मैं अपना जन्मदिन आंसुओं के साथ ही मनाऊंगी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते नैना हलवाई की दुकान पर पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि हलवाई की दुकान बंद है। अरे ये दुकान तो बंद है और इससे पहले वाली दुकान भी बंद थी। अगर मैं आज समय से समोसे और जलेबी लेकर घर नहीं गई तो डांट तो पड़ेगी ही, साथ में भूखा और सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ये जंगल पार करके जो पास वाला गांव पड़ता है वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी हलवाई की दुकान है। ऐसा सोचकर नैना जंगल के रास्ते से दूसरे वाले गांव जाने लगती है। तभी उसे जोर से प्यास लगती है। नैना पानी के लिए इधर उधर देखती है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे यहाँ पानी जरूर मिल जाएगा और लगता है अंदर कोई है भी। फिर जैसे ही नैना उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है। नैना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, मैं इस जंगल से गुजर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी मेरी नजर आपकी झोपड़ी पर पड़ी। क्या मुझे यहाँ पानी मिलेगा? हाँ बेटी, मिल तो जाएगा, लेकिन मैं खुद खड़ी होकर तुम्हें पानी नहीं दे सकती। मैं तो खुद 3 दिन से इस बिस्तर पर बिना खाए पिए पड़ी हूँ। मेरी हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला सकती हो? नैना को देर हो रही थी, लेकिन फिर वो उस बूढ़ी औरत की हालत देखती है और फिर उसे भी पानी देती है और खुद भी पीती है और उसके झोपड़ी में जो अनाज होता है उसी से कुछ बनाकर उस बुढ़िया को खिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी,
तुम यहाँ खुद मदद के लिए आई थी और आकर मेरी मदद करने लग गई। भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है अम्मा जी, आखिर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसा कहकर नैना वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ी औरत एक साध्वी के रूप में बदल जाती है। नैना, तुम्हारे आचार और विचार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नैना उस बूढ़ी औरत को एक साध्वी के रूप में बदलता देख हैरान रह जाती है। अरे, अभी तो आप एक बूढ़ी औरत थी, आप एक साध्वी के रूप में कैसे बदल गई। नैना, मैंने तपस्या करके बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और इसी वजह से मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। और आज मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहती थी, जिस परीक्षा में तुम बहुत ही ज्यादा अंकों से पास हो चुकी हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मांगो नैना, तुम क्या मांगना चाहती हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरी बहन जितना ही प्यार करे और हम सब एक साथ खुशी खुशी रहे। साध्वी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है नैना। अगर तुम चाहती तो मुझसे सोना चांदी ना जाने क्या क्या मांग सकती थी, लेकिन तुमने मांगा भी तो क्या, माँ का प्यार। इसके बाद वो साध्वी अपने झोले में से एक लिपस्टिक निकालती है और उसे नैना को देते हुए कहती है, नैना, इस लिपस्टिक को ले जाकर तुम अपनी माँ के कमरे में रख देना। जैसे ही वो इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करेगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। इस लिपस्टिक में जादुई गुण हैं, जो किसी भी बुरे इंसान को अच्छे इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद नैना समोसे और जलेबी लेकर घर पहुँचती है, जहाँ पर विमला उसे डांटते हुए कहती है, अरे, कहाँ मर गई थी तू? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। माँ, वो हमारे गांव में 2 ही हलवाई है और दोनों की दुकान बंद थी, इसलिए मैं दूसरे गांव गई थी। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और इसे निकाल कर मेरे प्लेट में लेकर आ। बेचारी त्रिशा कब से भूखी है। इस बार नैना को उसकी माँ की बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला है। इसके बाद नैना रात होने पर साध्वी की दी हुई वो जादुई लिपस्टिक ले जाकर अपनी माँ के कमरे में रख देती है। अगले दिन जैसे ही विमला उठती है तो वो अनजाने में नैना की रखी हुई लिपस्टिक लगा लेती है और कुछ ही देर में उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। उसी दिन नैना का जन्मदिन भी था। नैना अपनी माँ और पिता की फोटो के आगे बैठकर उन्हें याद कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी बच्ची नैना। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। ये दृश्य देखकर तो नैना की आंखें आंसू से भर जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। इसके बाद विमला, त्रिशा और नैना मिलकर नैना का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और फिर उस जादुई लिपस्टिक की वजह से नैना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सिंड्रेला भरतपुर नाम के एक गांव में रहती थी। वैसे तो पूरा गांव सिंड्रेला के परिवार जैसा था, लेकिन फिर भी सिंड्रेला के अपने माता पिता नहीं थे। जब वो बहुत छोटी थी तभी गांव वालों को वो मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। पूरे गांव ने मिलकर सिंड्रेला का पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। सिंड्रेला भी गांव वालों से बहुत प्यार करती थी और सबकी मदद किया करती थी। सिंड्रेला को पूरा गांव बहुत पसंद करता था। वो पूरे गांव की चहेती थी। सिंड्रेला के हाथ में एक बहुत ही अच्छा हुनर था। उसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। गांव में किसी को कहीं भी जाना होता था तो वो सिंड्रेला से ही मेकअप करवाते थे। एक बार की बात है, गांव में सिमरन नाम की एक लड़की की शादी थी। सिंड्रेला सिमरन से कहती है, सिमरन दीदी, आज आपकी शादी है, लाइए आपका मेकअप मैं करती हूँ। हाँ सिंड्रेला, मैं वैसे भी अपना मेकअप तुमसे ही करवाती। तुम कितना अच्छा मेकअप करती हो। थैंक यू दीदी। उसके बाद सिंड्रेला सिमरन का मेकअप करती है। मेकअप के बाद सिमरन बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। वाओ सिंड्रेला, तुमने तो मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी।
सिंड्रेला, जब तुम इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो तो तुम गांव में एक ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती हो? वैसे भी लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए शहर जाना पड़ता है। तुम पार्लर खोल लोगी तो गांव वालों की भी मदद हो जाएगी और तुम्हारे पास भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। हाँ दीदी, मुझे आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सिमरन की शादी हो जाती है। सिमरन अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद गांव वालों की मदद से सिंड्रेला अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत चलता था। हर टाइम उसके पार्लर में कस्टमर भरे रहते थे, जिसके कारण सिंड्रेला की अच्छी कमाई भी हो रही थी। पार्लर से कमाए हुए पैसों को सिंड्रेला गांव पर ही खर्च कर देती थी। गांव में जिसको भी जिस चीज की जरूरत होती, सिंड्रेला उसकी मदद करती थी। सिंड्रेला के पड़ोस में एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। वो दोनों बहुत ही बूढ़े थे। सिंड्रेला उनके घर राशन पानी लेकर जाती है और कहती है, नमस्ते अम्मा। अरे सिंड्रेला बेटी, तू आ गई? हाँ अम्मा, और आपके लिए दवाइयाँ भी लाई हूँ। ये लीजिए दवाइयाँ और ये 1 महीने का राशन पानी है। अब आप बाबा को काम करने बाहर मत भेजिएगा। जिस चीज की जरूरत होगी मुझसे कह दीजिएगा। ठीक है बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उसके बाद सिंड्रेला अम्मा के घर से बाहर आ जाती है। वो अपने घर जा ही रही होती है कि तभी उसको सड़क पर मुन्नी खेलते हुए नजर आती है। अरे मुन्नी, नंगे पाँव क्यों खेल रही है? धूप के कारण जमीन इतनी गर्म है। तेरे पैर नहीं जल रहे क्या? क्या करूं दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है। मैंने माँ से नई चप्पल के लिए कहा तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना। चल मेरे साथ, तुझे एक चप्पल दिलवा कर लाती हूँ। उसके बाद सिंड्रेला मुन्नी को लेकर बाजार जाती है और उसको उसके मनपसंद की चप्पल दिलवा देती है। मुन्नी बहुत खुश होकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे याद आता है, अरे आज तो मैं गोरी को चारा देना भूल गई। गोरी गांव की एक आवारा गाय थी, जिसका पूरा ख्याल सिंड्रेला ही रखती थी। सिंड्रेला फटाफट घर से बाहर जाती है और गोरी के लिए चारा काटकर उसे चारा खिलाती है और पानी भी पिलाती है। गौरी, तू बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैंने बचपन में तेरा दूध पिया है। तेरा दूध पीकर ही मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। चल अब जल्दी जल्दी अपना चारा खा ले, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे सिंड्रेला बेटी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? काकी, शाम होने को है। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। अगर खाना लेट बना तो रात को सोने में देरी हो जाएगी। फिर सुबह जल्दी उठकर दुकान भी तो खोलनी होती है ना। अरे तो हमारे गांव वालों के लिए एक मसीहा है। जब देखो किसी न किसी की मदद ही करती रहती है। अरे कभी अपना ख्याल भी रख लिया कर। चल मेरे साथ मेरे घर चल। मैंने देसी घी डालकर आलू के पराठे बनाए हैं, पेट भर के खा लेना। अरे नहीं नहीं काकी, मैं खाना बना लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना चल, आज तो मेरे घर का खाना खा। देखना उंगलियां चाटती रह जाएगी। सिंड्रेला काकी के साथ उनके घर चली जाती है और पेट भर के आलू के पराठे खाती है। काकी, पराठे तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया इन्हें खाकर। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सिंड्रेला अपने घर आ जाती है और सो जाती है। अगले दिन सिंड्रेला अपनी दुकान पर जाती है और रोज की तरह पूजा पाठ करके कस्टमर का मेकअप करने लगती है। तभी आसमान से कुछ परियां सिंड्रेला के पास आती है और कहती है, सुनो सिंड्रेला, क्या तुम हम सभी परियों का मेकअप कर दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे पार्लर में परियां मेकअप करवाने आई है। हाँ सिंड्रेला, हम परिलोक में एक ही तरीके का मेकअप करवाकर तंग आ गए हैं। फिर हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम यहाँ आ गए। तुम हमारा बहुत अच्छे से मेकअप करना। फिर क्या था, सिंड्रेला सभी परियों का मेकअप करने लगती है। एक एक करके वो सभी का मेकअप कर देती है। परियों को सिंड्रेला द्वारा किया गया मेकअप बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्रसन्न होती है। वाह सिंड्रेला, इतना अच्छा मेकअप तो कोई हमारी परिलोक में भी नहीं करता है। तुमने तो बहुत ही सुंदर मेकअप किया है।
इसलिए तुम्हें तोहफा भी इतना ही सुंदर मिलना चाहिए। इतना कहकर परी वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत प्रकट कर देती है। इतनी सारी धन दौलत देखकर सिंड्रेला कहती है, बाप रे, आपने मुझे इतनी सारी धन दौलत दे दी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मैं मेकअप करने के इतने पैसे नहीं लेती। तुमने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है सिंड्रेला, इसलिए हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और हाँ, हम तुम्हें एक जादुई चांदी की लिपस्टिक भी दे रहे हैं। उस चांदी की लिपस्टिक से तुम जो भी कुछ इच्छा प्रकट करोगी वो पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर एक चांदी की लिपस्टिक प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। परियों के जाने के बाद सिंड्रेला चांदी की लिपस्टिक से कहती है, क्या सच में तुमसे जो कहा जाए तुम कर देती हो? अगर ऐसा है तो अभी मेरे पार्लर को बहुत बड़ा बना दो। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसका पार्लर सच में बड़ा हो जाता है। अरे, ये तो सच में जादुई लिपस्टिक है। मुझे लगा परियों ने यूं ही कहा होगा। उस दिन के बाद से सिंड्रेला जादुई चांदी की लिपस्टिक की मदद से गांव के सभी लोगों की मदद करने लगी। उसने गांव में किसी को दुखी नहीं रहने दिया। सबके जीवन में भरपूर खुशियां भर दी। इस वजह से पूरा भरतपुर बहुत खुशी खुशी रहने लगा। गांव में खुशी का माहौल छा गया। गांव के बगल वाले जंगल में रहने वाली हिराका जादूगरनी से गांव वालों की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। आखिर इस गाँव वालों के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जो ये लोग इतना खुश रहते हैं? मुझे पता करना होगा। ये सोचकर हिराका जादूगरनी भेष बदलकर भरतपुर गांव में आ गई। गांव में आने के बाद उसने देखा गांव वालों की खुशियों के पीछे सिंड्रेला का हाथ है। अच्छा, तो इस लड़की के पास कोई खजाना है जिससे ये गांव वालों की मदद करती है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। हिराका जादूगरनी एक पत्थर से अपने हाथ पर मारकर खून निकाल लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता देख सिंड्रेला भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ आपको? देखो ना, मेरे हाथ में चोट लग गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी आपका दर्द ठीक कर देती हूँ। सिंड्रेला अपनी जादुई चांदी की लिपस्टिक निकालती है और हिराका की चोट ठीक कर देती है। ये सब देख हिराका मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो इस चांदी की लिपस्टिक की वजह से ये सबकी मदद करती है। मुझे इस लड़की को और इस लड़की की चांदी की लिपस्टिक को अपने साथ ले जाना होगा। मैं इसकी मदद से इस पूरे गांव पर राज करूंगी। ऐसा सोचकर हिराका कहती है, सिंड्रेला, मेरा घर गांव से थोड़ी ही दूरी पर है। मेरी माँ भी बीमार है। तुम अपनी इस लिपस्टिक से मेरी माँ को ठीक कर दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना बोलकर हिराका सिंड्रेला को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। लड़की, अब तू मेरी कैद में है। तुझे तो मार कर मैं तेरा मीट बना कर खाऊंगी और तेरी जादुई चांदी की लिपस्टिक से मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगी। हिराका जादूगरनी, तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। बहुत बुरी मौत मरेगी तू। हिराका गुस्से में सिंड्रेला को बांध देती है और उसके हाथ से चांदी की लिपस्टिक छीनने लगती है। हिराका चांदी की लिपस्टिक को छीनकर जैसे ही सिंड्रेला से दूर जाती है, वो लिपस्टिक फट जाती है और हिराका जादूगरनी के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सब देखकर सिंड्रेला कहती है, मैंने कहा था ना कि बहुत बुरी मौत मरेगी तू। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ लेकर आई, क्योंकि तेरा अंत भी जरूरी था। तभी वहाँ पर गांव वाले सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और सिंड्रेला की रस्सी खोल देते हैं। जब उन्हें हिराका जादूगरनी की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और गांव में एक जश्न होता है। इस प्रकार पूरा गांव एकजुट होकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।